आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही मस्त होंगे। और जिस तरीके से आप मस्त होंगे, आप अपनी पढ़ाई को भी अच्छे तरीके से ही कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का मात्र 30 से 32 दिन समय बचा हुआ है। इसी बीच में आपको सरस्वती पूजा है और कोई पर्व आएंगे, और उसके बाद जो है नया साल है। ये सब चीज़ आपको आते आते, यानी जिस तरीके से आपका एक साल बीता ना, उसी तरीके से आपका एक महीना बीतने में समय नहीं लगेगा। एक साल आपको पता नहीं चला किस तरीके से बीत गया। आप यही सोचते रहे आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे। ये करते करते आपका एक साल बीत गया। तो आप जो है कम से कम इस एक महीना बहाना नहीं बनाइए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। तो अभी जो आपका समय है वो पूरे सिलेबस को पढ़ने का समय नहीं है। अभी जो आपके पास समय है, वो समय बचा है VVI क्वेश्चन को पढ़ने का। ठीक है, उसी सब चीज को देख करके हम हिंदी का जो है आपके लिए VVI प्रश्न को लेकर गए हैं, जो कि पिछले कई वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। और 2026 में भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, मतलब पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए, हम लोग ज़्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करते, आगे चलते हैं। उससे पहले हम बता दें कि मेरा नाम है अंकुश कुमार, और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही VVI है। इस वीडियो को पूरे देखिएगा, ठीक है? आपको एक एक प्रश्न को आपको याद करना है। आपके एग्जाम में यहीं से छपेंगे, अलग से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है, जो कि एकदम VVI बनाया गया है, पूरे चैप्टर को पढ़ करके कवर किया गया है। तो चलिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि कल भी कोई वीडियो अपलोड हो VVI, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, वो कौन सा है? सबसे पहला जो प्रश्न आपको दिख रहा है, वो प्रश्न है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु थे आपको शेख मोहिदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ये दिख रहा है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सूरदास का जो जन्म स्थान है वो रियल में है आपको सीही दिल्ली में। कहाँ है? सीही दिल्ली में। लेकिन अगर सीही दिल्ली ऑप्शन में नहीं हो तो राजापुर बांदा भी आप मार सकते हैं, ठीक है? क्योंकि सीही दिल्ली उनका प्रॉपर गांव का ही नाम है, और बांदा उसके आसपास का नाम है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो ये जो आपको मध्य काल में हुआ, कौन सी काल में हुआ है? मध्य काल में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो तुलसीदास जो है शिक्षा आपको इलाहाबाद से प्राप्त की। कहाँ से? इलाहाबाद से। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रामलाला नछहु शीर्षक रचना किनकी है? रामलाला नछहु शीर्षक रचना तुलसीदास की। किनकी है? तुलसीदास की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। और एक चीज और हम आपको बता दें कि इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, एक एक करके देखिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। अगर एक भी प्रश्न को आप मिस करते हैं, फिर आप जो है एक नंबर आपका कट जाएगा। तो आपको अगर अच्छे अंक से हिंदी में कम से कम 90+ लाना है, तो आप अच्छे से पढ़ें यहाँ पे। चलिए, प्रश्न आपका कह रहा है कि कवि नावादास, थोड़ा सा नामादास लिखा गया, मिस्टेक कर गया, नावादास लिखना चाहिए। अब ऑप्शन में नहीं है, सही करना है। कवि नाभादास ज्ञानार्जन कैसे किया? यानी कहने का मतलब, कवि नाभादास जो है, वो अपने ज्ञान का अर्जन कैसे किए, ज्ञान कहाँ से प्राप्त किए? तो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किए वो कहाँ से किए? तो सत्संग से किए, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। छह पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो छप्पय कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। आप इस सब चीज को याद रखेंगे। कुछ ऐसा चीज होता है जिसको रटना ही पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, आरूढ़ दशा है। क्या है? आरूढ़ दशा है और जगत, आरूढ़ दशा है जगत में मुख देखी नहीं मनी। यानी कहने का मतलब है, आरूढ़ दशा है जगत में मुख देखी नहीं मनी। यह जो पंक्ति है, ये जो लाइन है, किस कविता की है? तो ये आपको हम बता दें कि कबीर की, छप्पय की है और कबीर की है। किसकी है? छप्पय और कबीर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है, छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी साहू जी छत्रसाल किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? किस कवि के प्रमुख आश्रयदाता थे? तो ये जो थे आपके भूषण के। किसके थे? भूषण, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रीतिकालीन हिंदी साहित्य में किस रस की प्रधानता है? किस रस की प्रधानता है? तो वो आंसर देखिएगा सी, जो कि श्रृंगार रस की प्रधानता है।
इस तरीके से आप अगर याद कीजिएगा तो एक को प्रश्न को नहीं भूलिएगा। मान के कुछ नहीं भी याद होगा तो आप जैसे आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप कहेंगे नहीं ये चीज़ हम पढ़े हुए थे, आप यहाँ से लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए? तो ये आपको सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। किस पार्टी में शामिल हुए? तो सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हुए। ये जो है वीडियो आपको टोटल किताब का है, गद्य खंड काव्य खंड से लिया गया है और इसमें कुछ जो हम व्याकरण को भी डाले हैं और जो बचेगा फिर हम अगले वीडियो में आपको कल देने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, परशुराम की प्रतिरक्षा यानी परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? परशुराम की प्रतीक्षा शीर्षक काव्य कृति किसकी है? तो अगर आप किताब को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की है। किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। शंकर और पार्वती क्या कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती किसके कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर। प्रश्न को एक बार फिर से रिवीजन रिपीट करते हैं हम। कह रहा है शंकर और पार्वती के कल्पित रूप क्या है? तो वो है आपका अर्धनारीश्वर। ठीक है, अर्धनारीश्वर मतलब आधा स्त्री और आधा पुरुष। नेक्स्ट प्रश्न आपका, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ था ना वो हुआ था 1911 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ दिख रहा है बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। शेखर एक जीवनी शीर्षक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया? तो ये जो है हम आपको बता दें 2 भागों में लिखा है। कितने भागों में लिखा गया? 2 भागों में लिखा है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। मालती के पति का नाम क्या था? तो मालती के पति के नाम तो ये भूलने का चीजें नहीं है, महेश्वर था। ठीक है, ये पेशे से ये क्या थे? महेश्वर थे, डॉक्टर थे। क्या थे? डॉक्टर थे। ये किसका इलाज करके आए थे? तो गैंग्रीन के मरीज का इलाज करके आए थे। तो इस टाइप से प्रश्न पूछेगा तो आप बना लीजिएगा। हम यहाँ पे वीवीआई प्रश्न को लेकर के आए हैं और वीवीआई में ये सब चीज आता है, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो भी आप देखते रहिएगा, इसीलिए चैनल को बोले सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है भगत सिंह की माता का नाम क्या था? तो भगत सिंह के जो माता का नाम था वो था विद्यावती देवी। क्या था? विद्यावती देवी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कितने वर्ष की उम्र में भगत सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की? तो इनका उम्र था वो था 12 वर्ष। कितना था? इनका उम्र था 12 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी आपको सामने दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया? तो इनका जो है 1959 में किया गया। किस वर्ष किया गया? तो 1959 में किया गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ताजमहल ताजमहल किस मुगलकालीन आक्रमणकारी का स्मारक कहा गया है? तो यहाँ पे आपको आंसर दिख रहा होगा, गयासुद्दीन तुगलक। किसके कहा जा रहा है? ताजमहल किस मुगलकालीन आक्रमणकारी का स्मारक कहा गया? तो गयासुद्दीन तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। दिख रहा है गयासुद्दीन तुगलक, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। चलिए क का उच्चारण स्थान, तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। आप कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा कंठ होता है? तो इसका एक ट्रिक हम बताए थे, KTM2। क्या था? KTM और 2 मतलब DO। इसको याद रखेंगे तो आपसे को नहीं गड़बड़ाएगा। ठीक है, मतलब के का मतलब कंठ, ठीक है, और टी का मतलब तालु, एम का मतलब मूर्धा, डी का मतलब दंत और ओ का मतलब ओष्ठ। अब इसको क मतलब देखिए कंठ हो गया, च हो जाएगा वो आपको टी हो गया तो यानी तालु हो जाएगा, ये ट हो गया तो मूर्धा हो जाएगा, और थ हो गया तो दंत हो जाएगा डी से, और हो गया वो आपका ओ हो जाएगा ओष्ठ। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन वर्ण घोष है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्ण का मतलब, घोष वर्ण का मतलब होता है वैसा जिसको बोलने में कंपन महसूस हो आपके कंठ पे। ठीक है, जैसे झ बोल के देखिए, उसके बाद छ ठ, इससे क्या होता है थोड़ा सा कंपन महसूस करता है। तो इसका हम सीधा से ट्रिक आपको बता दें कि जो घोष वर्ण अगर आपसे पूछे तो दूसरा और चौथा होता है। क्या होता है? दूसरा और चौथा होता है।
और उसके बाद अघोष पूछे तो दूसरा चौथा को छोड़ के आपको पता ही है कौन होगा, पहला होगा, तीसरा और पांचवा होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कह रहा घोष पूछ रहा है तो घोष हमको पता है कि ये दूसरा या फिर चौथा, तो ये पहला है, ये आपको तीसरा है, और ये आपको क्या है, पहला है, जो कि ये सब आपका गलत है। क्या है, ये सब आपका गलत है। आपका आंसर कौन सही हो जाएगा, तो आपका आंसर सही हो जाएगा झ, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है कि हम आपको ट्रिक बताया है कि दूसरा और चौथा, तो ये चौथा है, बाद बाकी यहाँ पे दूसरा कोई नहीं है, चौथा नहीं है, तो यही है, तो इसलिए आंसर आपका सही कौन हो जाएगा, झ हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में कौन वर्ण स्पर्श व्यंजन का है। तो ध्यान दीजिएगा, य र ल व ये किसका होता है, तो अंत अस्त का होता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो त हो जाएगा। कौन हो जाएगा, स्पर्श में त हो जाएगा। क से लेकर म तक आपके आ जाता है, तो स्पर्श में आ जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका करा, संयुक्त शब्द से संधि विच्छेद क्या होगा। संयुक्त शब्द से संधि विच्छेद आपका हो जाएगा समजोड़ युक्त। क्या हो जाएगा, समजोड़ युक्त। जिसके भी अब ऐसा कंफ्यूज होगा तो याद रखिएगा, जिसके ऊपर भी अनुस्वार होता है तो उसमें म का हलंत, हम में हलंत लगता है। जैसे मेरा नाम हो अंकुश, तो हम हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं बताइएगा फिर समझ लीजिएगा, हम इधर से मैसेज करके पूछेंगे कि आप लोग क्यों नहीं बताया। तो अंकुश का संधि विच्छेद आपको बताना है, जो कि अंकुश ऐसे लिखाएगा, हम लिख के बता देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं अंकुश, ठीक है, अंकुश लिखा हुआ। इसका संधि विच्छेद आप लोगों को कमेंट बताना है, ठीक है। अगर नहीं बताया तो हम समझेंगे कि आप वीडियो को सही से नहीं देखे हैं, अगर बताएंगे तो समझेंगे वीडियो को देखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है। तो आपको शुद्ध, तो यहाँ पे सब लग रहा होगा क्योंकि आप किताब पढ़े नहीं है। अगर किताब को पढ़े होते या फिर अच्छे से पढ़े होते तो आपको पता चलता। तो ये प्रयास होता है, ना कि प्रयास होता है, ये गलत है। उन्नति भी देखने से सही लग रहा है, लेकिन उन्नति में क्या छूटा है पता है, यहाँ से एगो तो और होता है, ठीक है, वो छूटा हुआ है। आजीन हम पते नहीं कि क्या होता है, पहला बार सुन रहा है। उन्नति भी आपका गलत है। नेक्स्ट आपका आ रहा है बल, ये जो कि बल आपका सही है, जो कि ऑप्शन नंबर ये आपका है बिल्कुल राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग युक्त चिन्ह है। तो विसर्ग का मतलब होता है, जो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिएगा दो गो बुन का होता है, वही क्या होता है, विसर्ग होता है। ये सब चीज हम आपको इतना अच्छा से समझा देंगे कि आप एग्जाम कंफ्यूज नहीं रहिएगा, ठीक है। और विसर्ग आप समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट करा है, ग्राम शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। तो क्या ग्राम कहने से पूरे ग्राम जाति का बोध होता है, नहीं, एक गांव का बोध होता है। भाववाचक का तो मतलब ही नहीं यहाँ पे बनता है, समूह का मतलब ही नहीं बनता, यहाँ हो क्या जाएगा, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि गांव का नाम लेते एक ही गांव का हम नाम लेते हैं, पूरे गांव जाति का बोध नहीं होता। नेक्स्ट अपना प्रश्न क्या रहा, माता शब्द का लिंग है, यानी माता कौन सा लिंग है। तो माता हमको पता है कि स्त्रीलिंग हो सकता है, इसके अलावा क्योंकि माता जो क्या होती है, महिला होती है। क्या होती है, महिला होती है, तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्रिका शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे ई क्या प्रत्यय होगा, लेकिन ई क्या प्रत्यय तो हमको पता है क्योंकि हम रट क्या है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा ये क्या प्रत्यय है। तो हम आपको बता दें कि जब भी आपको प्रत्यय पूछे तो लास्ट में, लास्ट वाले को पकड़िएगा, और आपको जब भी उपसर्ग पूछे तो पहले वाले को पकड़िएगा। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, प्रत्यय पूछ रहा है, तो हम लास्ट वाले को पकड़े हैं, और लास्ट वाले क्या, ई क्या है। अब ई तो हो नहीं सकता, आ तो हो नहीं सकता, ता हो नहीं सकता है, कौन सा हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित तत्सम शब्द कौन सा है, यानी इसमें जो पूछ रहा है तत्सम शब्द कौन है। तो तत्सम शब्द सबसे पहले समझिएगा, तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में का जैसे होते हैं वैसे ही हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, यानी संस्कृत में अपने जो मूल रूप को नहीं बदलते हैं, ठीक है। जिस तरीके से संस्कृत में होते हैं वैसे, जैसे पुष्प हो गया, आपको सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ये सब चीज क्या होता है, तो आपको तत्सम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे दिख रहा है, भाग नहीं है, भाग नहीं है आपका, ये गलत है। पंखा, पंख भी गलत है, ये सब बदलते रहता है। दूध भी आपको बदलते रहता है, कौन बदलता नहीं है, तो ज्येष्ठ। यानी संस्कृत का मूल रूप को ही हिंदी में प्रयुक्त करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं, अपने भाषा में समझ लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा, कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था। तो ये भी चीज हम आपको बता दें कि इनका जो नाम था वो नाम था शंभुरथन। शंभुरथन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, लहर शीर्षक किसकी रचना है। लहर शीर्षक किसकी रचना है। तो आप लोग बताइए, एक आध को प्रश्न कम से कम आप लोग भी तो बताइए, ताकि पता लगे आप पढ़े हैं कि नहीं। और एक चीज कमेंट भी बताइए कि हाँ हमको इतना प्रश्न इसमें क्या पहले से पता है,
ठीक है, ऐसा नहीं कि देख लिए छोड़ दिया। आप बताइए कि इतना प्रश्न हमको इसमें से पहले से पता है और इतना प्रश्न हमको पता नहीं। अगर आप पूरे 100 में 100 कह दीजिए कि हमको पसंद है, तो हमारी तरफ से आपके लिए कुछ इनाम रहेगा। ठीक है, तो चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, लहर शीर्षक रचना किसकी है? तो ये हम आपको बता दें, जयशंकर प्रसाद की है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। किस दर्शन की पृष्ठभूमि कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? तो यहाँ पे हम आपको आंसर बता सकते हैं, वो आंसर कौन सा है। तो देखिएगा यहाँ पे कश्मीरी कश्मीरी शैव दर्शन है। क्या है? कश्मीरी शैव दर्शन है। और यहाँ पे चावर्क दर्शन, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो आपको इसीलिए कंफ्यूजन दूर कर बता दी पहले। यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी कौन सा हो जाएगा? तो कश्मीरी शैव दर्शन हो जाएगा, वो गलत किया ही गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कुलीन प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुलीन प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ज्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र आपके पास प्रश्न 5-6 बचा हुआ है, तो इसको बिना देखे अपने जाइएगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से निकलता है? या फिर आपको संकलित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उद्धृत है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको आपका आंसर नंबर हो जाएगा ए, जो कि मुकुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुकुल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा किस साल की है? तो ये जो है आपको 1978 में की है। कब की है? 1978 में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन सी है? तो हमें तो पता है, और आप लोग थोड़ा बताइए का दो कमेंट में क्या है नहीं है। तो हम आप नहीं बताइए तो चलिए हम बताते हैं, उषा है। क्या है? उषा है। तो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कवि रघुवीर सहाय चौहान के पिता पेशे से क्या थे? इनके जो पिता थे वो पेशे से क्या थे? इनके जो पिता थे पेशे से वो शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। रघुवीर सहाय की पूरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? ये वीडियो आपको पता है कितना टाइम में बन रहा है? टाइम जो अभी लगभग हमको लगता है कि 12 बज चुका है, और आप लोग 12 बजे रात को सो गए रहते हैं, लेकिन हम 12 बजे रात के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, ताकि आप कल सुबह उठे तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले और आप अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। लेकिन आप लोग को नहीं, आप लोग को तो बस सोना है। इससे कोई मतलब नहीं पढ़ाई हो या नहीं। तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, 1 महीना आप मेहनत कीजिए ना, बाद बाकी तो बाद में आप कुछ भी कीजिए, कोई कहने वाला नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, रघुवीर सहाय की पूरी या फिर रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो हम आपको बता सकते हैं इसके आंसर कि 6 में हुआ है। कितने हुआ है? 6 में। रघुवीर सहाय की पूरी रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई है? इनकी जो 6 खंडों में प्रकाशित हुई है। कितने खंडों में? 6 खंडों में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि अधिनायक शीर्षक कविता में हरचना किसका प्रतीक है? तो ये जो है ना, आम आदमी का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? तो आम आदमी का प्रतीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, बिल्कुल सही है। और आपका प्रश्न भी यहीं पे होता है समाप्त। आशा है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से आप याद भी किए होंगे। नहीं किए हैं तो अब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अब बहुत ही कम समय है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।